दोस्तों, अरविंद जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता है और सुबह सुबह मेहनत मजदूरी पर जाने से पहले एक दिन वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और तभी अचानक से उसकी नजर एक नई चमचमाती टैक्सी पर पड़ती है, जिस टैक्सी को मानो अभी अभी शोरूम से निकाला गया हो और वह धीरे धीरे अरविंद की तरफ बढ़ रही थी। अब जैसे अरविंद इस टैक्सी को देखता है तो बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है। वह बहुत कुछ सोचता है क्योंकि पहले कभी वह टैक्सी चलाया करता था, लेकिन किसी कारण से अब उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। धीरे धीरे टैक्सी अरविंद के पास ही आकर रुक जाती है और उस टैक्सी में से एक लड़की निकलती है। जन्नत। और जन्नत जैसी टैक्सी से बाहर निकलती है तो अरविंद एकदम से उसे पहचान जाता है और कहने लगता है कि बहन, तू यहाँ पर कैसे? इसके बाद जन्नत कहने लगती है कि भैया, आपके लिए तोहफा लेकर आई थी। कल मुझे पहली सैलरी मिली थी और पहली सैलरी में से मैंने आपके लिए टैक्सी खरीदी है। इस पर कुछ लोन भी है और उसको मैं मेहनत करके चुका दूंगी। ये लो, आज से आप टैक्सी चलाओगे, ना कि कहीं मजदूरी करोगी। कौन थी यह लड़की जन्नत, जो मुस्लिम होने के बावजूद भी एक हिंदू लड़के से भाई कह रही थी, और किस वजह से इसने अपनी पहली सैलरी में से लोन लेकर इसे टैक्सी दी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माँ है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। बड़ा बेटा है और छोटी बेटी है और माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का भरण पोषण कर रही है। बेटा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छा है, नन्ही पियन है, लेकिन धीरे धीरे वह बड़ा हो जाता है और उसने अपनी माँ की कंडीशंस को देखा था कि किस तरह से माँ दूसरे के घरों में काम करके मेहनत करके उनको पाल पोस रही है। तो इसी वजह से वह भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है ताकि उसकी माँ को थोड़ा सा आराम मिल सके और उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। जब अरविंद 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मैं कुछ काम करूंगा और काम करके कुछ पैसे कमाऊंगा। अब जब माँ इस बात को सुनती है तो अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बेटा, मेरे ख्याल से तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जितना तू सोच रहा है। तो इसके बाद अरविंद कहने लगता है कि नहीं माँ, इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं कैसे भी करके तेरा रोज रोज का दूसरों के घरों में काम करना छुड़ाना चाहता हूं। और इसी जैसे मैं 18 साल का हो गया हूं तो मैं दिल्ली में जाकर अपने दोस्तों के साथ काम करूंगा, क्योंकि वहां पर उसके गांव के कुछ साथ के लड़के थे जो वहां पर अच्छा पैसा कमा रहे थे। और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं भी उनके साथ जाकर पैसा कमाऊंगा ताकि तुझे दूसरों के घरों में काम ना करना पड़े। इस बात को सुनकर माँ बड़ी खुश होती है और कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से चला जा और खूब मेहनत मजदूरी कर और तरक्की हासिल कर। इसके बाद अरविंद होता है अपनी माँ से आज्ञा लेता है, कुछ सामान अपने साथ लेता है और वहां से दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली में अरविंद के 3 दोस्त होते हैं जो वहीं पर रहकर ऑटो रिक्शा चला रहे थे और उसके बाद अरविंद को भी यही काम करने की सलाह देते हैं। अरविंद वहीं से किराए का ऑटो लेता है और उसको चलाकर पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अरविंद को वहां पर काम करते हुए लगभग 2 साल हो गए थे और 2 साल के अंदर उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जिन पैसों से वह ऑटो खरीदना चाहता है। लेकिन उसके बाद उसके दोस्त कहने लगते कि भाई, ऑटो खरीद कर क्या करेगा, इससे अच्छा तो टैक्सी ले ले, टैक्सी से अच्छा खासा पैसा कमा जाता है। अरविंद उनकी बात मानता है और बात मानकर एक टैक्सी खरीद लेता है। बीच में उसने अपने गांव में भी अपनी माँ के पास पैसे भेजे थे, लेकिन माँ ने कह दिया था कि बेटा, तू अच्छी तरह से सेटल हो जा और उसके बाद ही हमारे पास पैसे भेजना, क्योंकि वहां पर माँ अपना और अपनी बेटी का गुजारा आराम से कर रही है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अरविंद जब टैक्सी ले लेता है
और टैक्सी चलाने के बाद उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, तो वह अपनी माँ और बहन को दिल्ली ही बुला लेता है और कहता है कि माँ, अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, सारा कुछ घर का खर्चा मैं अपने आप देख लूंगा। इसके बाद अरविंद अपनी माँ और बहन को वहीं पर एक किराए के घर में रहने लगता है और सभी लोग वहीं पर समय व्यतीत करने लगते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। बेटा अच्छा खासा कमाया करता था, जिन पैसों से घर का गुजारा तो हो ही जाता था, साथ में वह अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे भी एकत्रित कर रहा था। और तभी एक दिन अचानक से जब अरविंद एक सवारी को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ रहा था, तो उसी दौरान एक चौराहे पर उसे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई दिखाई देती है। पहले तो अरविंद सोचता है कि वैसे ही होगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वह भीड़ को क्रॉस करके जाने ही वाला था तो उसके पास सोचने लगता है कि एक बार देख तो लूं यहां पर क्या हुआ है। और जैसे वह भीड़ को चीरते हुए अंदर की तरफ पहुंचता है तो वहां पर वह देखता है कि एक लड़की रोड किनारे पड़ी हुई है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। कहता है काफी बुरी हालत है और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन लोग उसका फोन से वीडियो बना रहे हैं, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अरविंद यह सब कुछ देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और फौरन से उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी टैक्सी में डालता है और पास ही के लोकनायक हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवा देता है। वहां पर जाने के दौरान वह लड़की बेहोश हो गई थी, लेकिन फिर भी वह उसे ले जाता है और वहां पर डॉक्टर साहब से उसका इलाज करने के लिए कहता है। डॉक्टर साहब जब लड़की की ऐसी हालत देखते हैं तो वह उसे फौरन ब्लड का इंतजाम करने के लिए कहते हैं और अरविंद जो होता है फौरन उसके लिए ब्लड का इंतजाम कर देता है और डॉक्टर साहब को दे देता है। इसके बाद डॉक्टर साहब उसे आईसीयू में ले जाते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब को पता चलता है कि चोट के कारण इनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में कम से कम 8 लाख खर्च होंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद अरविंद को बता देते हैं कि अगर इस लड़की की जान बचानी है तो आपको 2.5 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा, वरना हम लोग इस लड़की की जान नहीं बचा सकते। अब यह बात सुनकर अरविंद पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर साहब उस लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या, वह कुछ बता रही है या फिर वह होश में आई है, क्योंकि अरविंद चाहता था कि इस लड़की के घर वाले हो तो वह इन पैसों का इंतजाम कर देंगे, क्योंकि अरविंद के पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि लड़की पूरी तरह से बेहोश है और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, आपको पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा। अब अरविंद बड़ा हैरान है, परेशान है और वह सोच रहा है कि मैं इस लड़की के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करूं। उसके बाद वह ऐसी परेशानी में अक्सर अपनी मां के पास फोन किया करता था, तो इस बार भी अपनी मां के पास फोन करता है और उससे पूछने लगता है कि मां, इस तरह से एक लड़की है, उसको मैं हॉस्पिटल लेकर आया था, लेकिन वह अभी बेहोश है और उसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। तो मां पूछने लगती है कि बेटा क्या रास्ता है? तो वह श्यावा कहने लगता है कि मां, अगर मैं अपनी टैक्सी को भेजूं तो इससे 2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे और इस लड़की की जान बच जाएगी, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरविंद की जो मां होती है वह बड़ी ही सुलझी हुई महिला थी, तो वह कहने लगती है कि बेटा, सबसे पहले ऐसे टाइम में किसी की जान बचाना जरूरी होता है। अगर तेरी टैक्सी को बेचकर तुझे पैसे मिल जाते हैं तो फौरन से टैक्सी को बेच दे और उस लड़की की जान बचा ले। इंसान की जान के आगे इस टैक्सी की कोई भी कीमत नहीं है और तुझे यही करना चाहिए। इसके बाद अरविंद डॉक्टर साहब के पास जाता है और उनसे ऑपरेशन करने के लिए कहने लगता है। कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर में अपनी टैक्सी बेचकर आ रहा हूं और इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे इसका इलाज कर दीजिए, केवल आप उसकी जान बचा लीजिए। ऐसा कहकर अरविंद वहां से जाता है और अपनी टैक्सी को बेचने के बाद
उसे RS लाख मिलते हैं। टैक्सी के पैसों को लेकर उनमें से RS लाख वह हॉस्पिटल में जमा करा देता है और कहता है कि यह लोग पैसे आ गए हैं और इस लड़की की जान बचा लो। उसके बाद डॉक्टर साहब उसका ऑन ऑपरेशन कर देते हैं और ऑन ऑपरेशन करने के बाद उसको बता देते हैं कि लड़की खतरे से बाहर है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जो अरविंद होता है वह ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह काफी देर से ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि जैसे भी हो इस लड़की की जान बच जाए। लेकिन अभी उसे लड़की को होश आने में टाइम था, तो इसी वजह से अरविंद अपना नंबर डॉक्टर साहब को देता है और कहने लगता कि डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फोन करके बता देना, मैं फौरन यहां पर आ जाऊंगा और अच्छे से इस लड़की का इलाज करो। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करते रहते हैं और टाइम टाइम पर अरविंद को पैसों के लिए बुलाते रहते हैं। अरविंद उन पैसों में से जो पैसे उसके पास बच गए थे उसे लड़की का इलाज करवाता है। लगभग 6 से 7 दिन के अंदर वह पूरे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और साथ में उस लड़की को भी होश आ जाता है। जब वह पूरे पैसे खत्म हो गए थे तो उसके बाद जो अरविंद होता है वह सोचने लगता है कि अब पैसे का इंतजाम कहां से करूं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब उसे फोन करके बता देते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है, अब यहां से आराम से जा सकती है। अब अरविंद का काम पूरा हो गया था और इसके बाद वह चैन की सांस लेता है। इसके बाद वह लड़की जैसे होश में आती है तो डॉक्टर साहब से पूछने लगती है कि वह लड़का कहां गया जिसने मुझे यहां पर भर्ती कराया था और मैं कितने दिनों से यहां पर एडमिट हूं। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे पूरी बात बता देते हैं और अरविंद का नंबर भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे इलाज के लिए उस गरीब ने अपनी टैक्सी तक भेज दी है, हो सके तो उसको एक बार शुक्रिया जरूर कह देना। इस बात को सुनकर वह लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है कि आज के जमाने में वहां पर जो लोग खड़े हुए थे, मैं सभी से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए आगे नहीं आया और वहीं पर एक टैक्सी वाले ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी टैक्सी तक भेज दी है, तो वह व्यक्ति मेरे लिए ऊपर वाले से कम नहीं है और उससे मिलकर मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी। यही बात सोचकर जो जन्नत होती है हॉस्पिटल से तो निकल जाती है, लेकिन अरविंद का नंबर उसके पास था और उस नंबर को लेकर वहां पर चली जाती है जहां पर वह रहा करती थी। दरअसल जन्नत यहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो गई थी और वो कुछ ही दिनों में उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगने वाली थी। इसी वजह से वह यहां पर रहकर बार बार इंटरव्यू दे रही थी ताकि उसे अच्छी सी नौकरी मिल सके और उसकी जिंदगी पूरी तरह से सेटल हो सके। जन्नत का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांव में उसका घर था, उस घर को बेचने के बाद जो पैसे उसे मिले उन पैसों से उसने अपने आगे की पढ़ाई की थी और यहाँ पर दिल्ली में रहकर उन्हीं पैसों से वह अपना समय व्यतीत कर रही थी। जैसे ही वह अपने हॉस्टल पर पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद वह अरविंद को फोन करना चाहती है और उसके बाद उसके नंबर पर फोन मिला देती है। जैसे ही फोन की रिंग जाती है तो दूसरी तरफ से अरविंद की माँ फोन उठाती है और पूछने लगती है कि आप कौन हो और आपको किससे बात करनी है। तभी जो जन्नत होती है वह कहने लगती है कि मुझे अरविंद भैया से बात करनी है, क्या मेरी उनसे बात हो पाएगी। तो अरविंद की माँ कहने लगती है कि बेटी, अगर आप अरविंद से बात करनी है तो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही वह आ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारे फोन पर किसी को फोन आया था, क्योंकि फिलहाल मैं मजदूरी किया करता है। अब यह बात सुनकर जन्नत को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अरविंद मजदूरी करने के लिए क्यों मजबूर है। उसके बाद जो जन्नत होती है वह उसकी माँ को पूरी कहानी बता देती है कि माँ जी, मैं वही लड़की हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे लिए ही उन्होंने अपनी टैक्सी भेजी है। मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। इसके बाद अरविंद की माँ होती है, उसे अपने घर का एड्रेस बता देती है और जो जन्नत होती है वहां से सीधा अरविंद के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद अरविंद की माँ मिलती है, उसकी बहन मिलती है
और काफी छोटा सा कमरा था जिसके अंदर वह सभी लोग रहा करते थे। यह सब कुछ देखने के बाद वह थोड़ी सी भावुक हो जाती है और उसके बाद जैसे ही अरविंद की मां के पैर छूती है तो एकदम से उसकी आंखें टपकने लगती हैं। अरविंद की मां उसे चुप कराती है और उसे शांत करके बैठा है बिठाने के बाद कहने लगती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। अगर उस दिन अरविंद भैया मुझे नहीं बचाते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं रह पाती और मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। आप लोगों के बहुत सारे एहसान हैं। अगर मैं किसी भी काम आपके आ सकूं तो आप मुझे बता देना। इसके बाद अरविंद की माँ उसे समझाने लगती है और कहती है कि बेटी ऐसा मत सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सामने वह टैक्सी कुछ भी नहीं थी और ऐसी लाखों टैक्सियां तुझ पर कुर्बान। ऐसा कहकर उसे समझाती है और वहीं पर इतनी ही देर में अरविंद की छोटी बहन होती है, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम कर कर ले आती है। इसके बाद जो जन्नत होती है वहां पर चाय पानी पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वहां पर अरविंद आ जाता है। जैसे ही अरविंद वहां पर आता है तो अरविंद की मां कहने लगती है कि बेटी ये अरविंद कर लो, इससे जो तुम्हें बात करनी है। इसके बाद जन्नत खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद उसके पैर छूती है और कहती है कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं आपसे मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहती थी, क्योंकि आज की इस मतलबी दुनिया में कोई किसी को एक पैसा भी मुफ्त में नहीं देता। वहां पर आपने अपनी रोजी रोटी का साधन मेरे लिए न्योछावर कर दिया। इसके बाद अरविंद कहने लगता है कि बहन कोई बात नहीं, यह जो कुछ भी किया धरा है यह मेरी मां का है, क्योंकि वहां पर टैक्सी भेजने से पहले मैंने उनसे परामर्श किया था और मेरे अंदर जितने भी संस्कार हैं वह मेरी मां के हैं। तुम चिंता मत करो, टैक्सी का कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी दोबारा से आ जाएगी। मैं और मेहनत करूंगा और मेहनत करके दोबारा से अपनी टैक्सी ले लूंगा। इसके बाद अरविंद, जन्नत और अरविंद की मां और उसकी बहन, वह सभी लोग वहां पर बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो जन्नत है वहां से वापस अपने हॉस्टल में चली जाती है। लेकिन मन ही मन में बहुत कुछ इस बारे में सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ इस फैमिली के बारे में करना होगा, क्योंकि बातों के दौरान उसे पता चल गया था कि यह लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और यह इसी तरह से यहाँ पर आए हैं। मुझसे पहले जो अरविंद की माँ है वह दूसरों के घरों में काम किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो जन्नत होती है उसकी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है और कई लाख का पैकेज मिलता है। अब जैसे ही उसकी नौकरी लगी थी तो उसके बाद वह सबसे पहले एक काम करना चाहती है, जिस काम को करने के लिए जब उसे पहली सैलरी मिलती है तो वह कंपनी से ही अपनी एक कंपनी के दोस्त के साथ सीधा टैक्सी के शोरूम जाती है और वहां से एक टैक्सी खरीदती है। अब जो उसकी दोस्त थी कंपनी की, वह सोचने लगती है कि टैक्सी की क्या जरूरत पड़ गई और यह टैक्सी खुद चलाना चाहती है क्या। तो वह उससे पूछ ही लेती है कि जन्नत क्या हुआ, तुम्हें तो टैक्सी क्यों खरीद रही हो। तो जन्नत कहती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और उस रीजन के बारे में तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, उस टैक्सी को लेकर जन्नत और उसकी सहेली, क्योंकि उसकी सहेली से गाड़ी चलानी आती है तो इसी वजह से वह अपनी सहेली को अपने साथ ले गई थी। वहां से अपने उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर वह रहा करते थे और रात के समय में जो जन्नत होती है पूरी कहानी अपनी सहेली को बता देती है। सहेली इस बात को सुनकर बड़ी हैरान होती है और सोचने लगती है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं क्या। वह दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं और अरविंद के बारे में वह अपनी सहेली को सब कुछ बता देती है। इसके बाद जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह जन्नत की सहेली और जन्नत दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सीधा अरविंद के घर के लिए निकल जाते हैं। वह सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अरविंद दिन के समय में मजदूरी किया करता है और सुबह सुबह वह अपने घर पर मिल जाएगा।
अब जैसे ही उनकी टैक्सी उसे गली में पहुंचती है तो अरविंद, जो कि अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, उसकी नजर उस टैक्सी पर पड़ती है और वह बहुत कुछ उसे टैक्सी को देखकर सोचने लगता है। धीरे धीरे जन्नत उस टैक्सी को लेकर वहीं पर पहुंच जाती है और जैसे ही वह टैक्सी से बाहर निकलती है तो अरविंद उसे देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि बहन, तू यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद जन्नत उस टैक्सी की चाबी अपने हाथ में लेती है और अपने भाई के हाथ में थमा हुए कहती है कि भैया, कल मुझे पहली सैलरी मिली थी और मैंने अपनी पहली सैलरी में से तुम्हारे लिए टैक्सी खरीदी है और इस टैक्सी को चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर अच्छी तरह से करो। इस बात को सुनकर अरविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पहले तो वहां से टैक्सी लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर जो जन्नत होती है उससे जबरदस्ती करती है और इतनी ही देर में उसकी माँ और बहन भी वहीं पर आ गए थे। तो वह कहने लगी कि माँ जी, देखो भैया मेरा दिया गया गिफ्ट नहीं ले रहे हैं। मेरी वजह से तो इनकी टैक्सी गई थी, वरना टैक्सी चलाकर आराम से अपना गुजारा कर रहे थे। तो इन्हें क्या परेशानी है, ये टैक्सी को चलाएं और अपने घर का गुजर बसर करें। इसके बाद माँ कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, जब तेरी बहन खुशी से दे रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं पर जन्नत की सहेली भी थी जिसका नाम कविता था और कविता जैसी अरविंद को देखती है तो देखते ही बहुत कुछ अरविंद के बारे में सोचने लगती है। अरविंद की नजर कविता पर पड़ती है, लेकिन उसके बाद वह उन सभी को अपने घर के अंदर ले जाता है और वहां पर उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। इसके बाद जो जन्नत होती है अरविंद और अरविंद के परिवार को अपने साथ रहने के लिए कहने लगती है, क्योंकि जिस कंपनी में उसकी नौकरी लगी है वहां पर उसे एक बहुत बड़ा फ्लैट मिला है और वहीं पर उनको रखना चाहती है। कहती है कि माँ जी देखो, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जब से भैया ने मेरी जान बचाई है तो यह जान आपकी है और मैं आपके साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ, इसीलिए आपको हमारे साथ रहना होगा। अब पहले पहले तो अरविंद की मां मना करती है, लेकिन जब वह जबरदस्ती करती है तो उसके बाद अरविंद और उसकी मां और उसकी बहन सभी लोग वहां से जन्नत के पास सेटल हो जाते हैं। वह सभी लोग एक परिवार की तरह वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन जब से कविता ने अरविंद को देखा है और उसे पता चला है कि जन्नत के पास ही अरविंद रहा करता है, तो वह बार बार करती है और अरविंद की तरफ घूर घूर कर देखा करती है। इसी तरह से जब कुछ दिन हो जाते हैं तो उसके बाद वह जन्नत से इस बारे में बात करती है और कहती है कि जन्नत, तो तेरा भाई अरविंद है ना, मुझे बहुत पसंद है। उसकी माँ से तू मेरे लिए बात करना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद जन्नत होती है, वह माँ से बात करती है और माँ जब यह बात सुनती है कि इतनी बड़ी कंपनी में लगी हुई लड़की मेरे लड़के से शादी करना चाहती है, तो पहले तो वह मना कर देती है। लेकिन उसके बाद जब कविता उन्हें बताती है कि मैं आपके बेटे से प्यार किया करती हूँ और पहली नजर में मैं उससे प्यार कर बैठी थी, जब मैंने जन्नत से अरविंद के बारे में सुना तो उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया था और जैसे ही पहली नजर उसको देखा तो मैं उससे प्यार कर बैठी। अब इसके बाद माँ कहने लगती है कि बेटा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, इसके लिए मैं अरविंद से पूछना पड़ेगा। अब उसके बाद जैसे अरविंद से कविता की मुलाकात होती है तो कविता अचानक से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि अरविंद, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हारे बारे में सोचा करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब अरविंद जब कविता को देखता है तो पहले तो वह भी मना करता है, लेकिन जब कविता उससे कह देती है कि नहीं अरविंद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसके बाद अरविंद भी मान जाता है और कविता अरविंद की शादी हो जाती है। वह लोग बड़ी ही हंसी खुशी एक ही घर के अंदर रहा करते हैं और उसके बाद अरविंद की माँ होती है, वह जन्नत की शादी की चिंता करने लगती है और कुछ दिनों में वह लोग जन्नत के लिए भी एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा देते हैं। शादी के अंदर जितने भी भारत में लोग आए हुए थे वह जन्नत की फैमिली को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि वह पूरे के पूरे हिंदू परिवार थे और यहाँ पर यह शादी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हो रही थी। जब इस बात के बारे में पता लगाते हैं तो उनको पता चलता है
कि इसी तरह से यह लोग एक परिवार बना, और परिवार बनने के बाद अब यह लोग ही मिलकर इसकी शादी करा रहे हैं। तो वह लोग भी इस बात पर बड़ा आश्चर्य जताते हैं और कहते हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।